क्या ये 30 रुपए का स्टॉक करोड़पति बना सकता है? इस सवाल के ऊपर मेरे पास ये सवाल मेरे पास बहुत बार बार आए कि क्या ये स्टॉक 30 रुपए का है, 32 रुपीज़ के आसपास का है, क्या इसमें हम अगर अभी निवेश करेंगे तो क्या ये लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति बना सकता है? देखिए, करोड़पति बनने का ऑब्सेशन हम जैसे निवेशकों में काफ़ी लंबे समय से है, ये आज की बात नहीं है। तो करोड़पति वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड में हटाता हूँ, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कह सकता हूँ आपसे, इस बारे में चर्चा ज़रूर कर सकता हूँ ठीक से कि क्या एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक आरवीएनएल, जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, वो एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? क्या इश्यूज हैं, क्या बिजनेस है इनका? क्योंकि कईयों को आरवीएनएल का एक्चुअल बिजनेस नहीं पता है, ठीक है। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इनका एक्चुअल बिजनेस क्या है, आने वाले समय क्या चैलेंजेस हैं, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है इनकी, और कह लीजिए जो सरकार है उसने अपना स्टेक अभी कम किया है, थोड़ा सा और है अभी जिन्हों सरकार को जो उसमें कम करना है, तो क्या क्या ये समय है सही इसमें निवेश करने का? तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज आपके साथ चर्चा करूंगा मैं आरवीएनएल पर। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं इस कंपनी की, यानी आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड की बिजनेस के ऊपर। देखिए, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है या बनाते हैं। और तो इसका मेन बिजनेस क्या है? देखिए, हर एक कंपनी का अलग अलग कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान होता है। देखिए, आईआरएफसी, मैंने आपसे इससे पहले जो वीडियो बनाया है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो वो फाइनेंस करता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल 2% ऑफ इट्स टोटल कह लीजिए जो भी उनके पास पैसे हैं, रिजर्व हैं, उसको यूज करता है। जो मेन जो कंपनी है जो रेलवे के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है, वो है दोस्तों आरवीएनएल। इसका मेन काम क्या है? आप देखिए, जो पटरियां होती हैं, नई पटरियां, उन्हें ये लगाते हैं। चाहे वो जो कह लीजिए जो डबल लाइंस होती हैं, ट्रिपल लाइंस होती हैं। एक साथ आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जब आप ट्रेन में जाते हैं देखते होंगे एक साथ 2 पटरियां चल रही हैं, एक साथ 3 पटरियां चल रही हैं, कहीं 4-4 होती हैं। तो इन तमाम प्रकार की, चाहे उसकी मेंटेनेंस हो, चाहे नई पटरी लगाने का काम हो, ये कंपनी करती है। चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, पूरे के पूरे रेलवेज को आपको पता होगा इलेक्ट्रीफाई करने की बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल से 2030 का टारगेट दिया गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ 2030 तक का ये मानना है कि पूरी की पूरी जो रेलवे है उसे हमें इलेक्ट्रीफाइड करना है, ठीक है। तो उसे काम करने का काम करती है कंपनी, उस प्रोजेक्ट पे कह लीजिए उस प्रोजेक्ट में काम करती है कंपनी। आरवीएनएल नेक्स्ट क्या करती है? आपने सुना होगा जो गॉज होता है, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और भी कई प्रकार के गेज होते हैं, लेकिन हाँ, अब भारत सरकार ने या रेलवे कह लीजिए, उन्हें यह कहा है कि या तो हम ब्रॉड गेज में रहेंगे या स्टैंडर्ड गेज में रहेंगे। और मेनली अब ब्रॉड गेज की बात हो रही है दोस्तों। ब्रॉड गेज मतलब होता है जो आप 2 पटरी के बीच गैप देखते हैं ना, उसको कहा जाता है। और वो अब कह लीजिए पूरे ब्रॉड गेज के ऊपर कंपनी कह लीजिए पूरे भारतीय रेलवे अब जा रही है। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों का ये कह लीजिए ये काम करती है, ये फाइनेंस करती है या बनाती है दोस्तों। बनाने का बात तो सही नहीं, बनाने कोई और कंपनी बनाती है, लेकिन हाँ उन्हें सुपरवाइज करती है, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। तो देखिए, ये सब काम हो गए। क्या ये मोनोपोली कंपनी है? जी नहीं दोस्तों, ये मोनोपोली कंपनी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ कह लीजिए जो बिजनेस है इनके पास आता है, लेकिन हाँ और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन ये मोनोपोली नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि आरवीएनएल इज अ मोनोपोली कंपनी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि ये 100% डिपेंडेंट है भारत की सरकार के ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्ट काम करती है भारत सरकार के आदेश पे दोस्तों। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, भारत सरकार के पूरे आदेश में काम करेगी, तो कुछ इश्यूज आते हैं। क्या है वो इश्यूज? मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके पास आता है वो है मार्जिन का। आप देखिए, इस कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा कम मार्जिन है दोस्तों बिजनेस करने के, ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि भाई इनके ये कोई एक कह लीजिए कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं जो एक कह लीजिए कोई प्राइवेट फर्म चला रही हो या कोई एंटरप्रेन्योर चला रहा हो, जिसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर में रहना है, जिसे सर्वाइव करना है। तो इन तमाम प्रकार की चीजें हैं नहीं इसमें। इस कारण के पास मार्जिन केवल 6 to 7% का रहता है दोस्तों, एट मैक्स। मैं एट मैक्स की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। और दूसरी चीज, पेमेंट इश्यूज। इस कंपनी के साथ सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है पेमेंट की इशू। और ये सिर्फ इसी कंपनी, सारी की सारी सरकारी कंपनी जो रहती हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि भाई काम तो कर लेते हैं लेकिन पेमेंट आने में कई समय में कई महीने लग जाते हैं दोस्तों।
और ये बात आपको पता होगा, ये कोई बहुत नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट पेमेंट करने में थोड़ी टाइम लगाती है, वो होता ही है दोस्तों। तो सेकेंड प्रॉब्लम है। लेकिन क्या सब बुरा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अब थोड़ा मैं बात करूंगा ऑफिशियल डेटा से, इसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने चीज़ें निकाली हैं वो आपके साथ चर्चा करूंगा, बैलेंस शीट में चर्चा करूंगा, फिर बताऊंगा कि मुझे ये कंपनी पसंद है या नहीं। तो मैं आप लोगों को सीधा लेके चलता हूं इस कंपनी के लीजिए ऑफिशियल डेटा के पास। तो आप देखिए इधर, ये मैंने ऑफिशियल जो आरबीएनएल की वेबसाइट है वहां से कटआउट निकाली है। देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीएनएल, यानी थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज। Now, it was the vision of then Honorable Prime Minister Bharat Ratna late Shri Atal Bihari Vajpayee ji, based on which RVNL was incorporated as PSU on 24/1/2003। यानी ये कंपनी कब बनी? 24/1/2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। Now, the idea of the then Honorable Prime Minister was to bridge the infrastructure deficit on Indian Railway and accordingly announced about the National Rail Vikas Yojana on 15/8/2002 in his address from the Red Fort। ठीक है, देखिए बेसिकली इसलिए बनी थी क्योंकि भैया जो फाइनेंस चाहिए रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंस करने के लिए चीज़ें चाहिए रहती है, एक उसके लिए अलग से बॉडी नहीं बनानी थी मोटा मोटी, और इसीलिए इन्होंने ये बनाई। आगे, the company began its operation in 2005 with the appointment of board of directors। The company was granted मिनी रत्न स्टेटस इन सितंबर 2013। यानी कि भैया इसका जो ऑपरेशन 2005 में शुरू हुआ और 2013 को इसे मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आरबीएनएल हैज बीन रेटेड एक्सीलेंट फॉर द 9 successive years by the Department of Public Enterprises। RVNL has also been ranked first among the railway PSEs for the 4th time out of the last 5 years। यानी देखिए, मैं कह रहा हूं ना, क्या जबरदस्त काम किया गया है इसमें आरबीएनएल में। बहुत साफ सुथरी कंपनी दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साफ सुथरी कंपनी होना और एग्रेसिव कंपनी होना दोनों में काफी डिफरेंस है दोस्तों। एक अच्छी कंपनी इस बात की गारंटी होती है कि कोई भी इंटरनल इश्यूज नहीं है, काफी अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होती दोस्तों कि बहुत एग्रेसिव और आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा काम करेगी। ये बात नहीं है, दोनों अलग चीज है। हाँ, लेकिन अच्छी चीज ये है, मैनेजमेंट क्लीन है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आगे है देखिए, the turnover of the company for the financial year 2019-20 has increased 44.44%। ठीक है, जो टर्नओवर था कंपनी का वो 2019-20 में 44.44% बढ़ के द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 3000 करोड़ विथ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2085 करोड़। ठीक है, और आप देखिए, द कंपनी हैज बीन listed after disinvestment of stake of 12.6% of the company through IPOs। तो भाई जो ये कंपनी आईपीओ के थ्रू जब लॉन्च हुई, भारत सरकार ने अपना 12.16% का स्टेक सेल किया दोस्तों। तो ये तो थोड़ी बहुत बात होगी भाई हिस्ट्री की। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कहीं मत जाइए, ऑफिशियल डेटा में जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। और ये जो मैं आपके सामने चला रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑफिशियल डेटा है, कोई कहीं से कट आउट नहीं। क्योंकि देखिए आरबीएनएल में ना बहुत कम जगह आपको आर्टिकल मिलेंगे, तो ऑथेंटिसिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल वेबसाइट में रिलाई करना है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कट आउट इसलिए निकाला है, बहुत ही बकवास वेबसाइट है दोस्तों आरबीएनएल की, एंड लिटरली में बहुत ही बकवास वेबसाइट है, ये मैं बता दूंगा आपको। इसलिए मैंने आपको देख रहा हूं, मैं आपको वेबसाइट नहीं लेके गया हूं। दूसरी चीज है भाई, ये एक्चुअल में आप करती क्या है, ठीक है, क्या करती है। नाउ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। भाई कह लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस कह लीजिए कंपनी काम कर रही है। यानी आप समझ रहे होंगे, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मीठी बातें, वो हैं ये। नाउ, undertake and execute successfully the project development, financing and implementation of project related to rail infrastructure। भाई इन्होंने बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को फाइनेंस किया है और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ना मोबिलाइज फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, जो भी ह्यूमन रिसोर्स लगेगा और जो भी फाइनेंशियल लगेगा, उस सब चीज़ों को दोस्तों प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज करते हैं या कह लीजिए मोबिलाइज करते हैं। एंश्योर टाइमली एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट विथ लीस्ट कॉस्ट एस्केलेशन, यानी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें ज़्यादा आप हमेशा देखते होंगे, कोई ब्रिज 5 साल के लिए बनना रहता है, वो 10 साल में जाके कंप्लीट होता है।
तो वो जो प्रोजेक्ट एस्केलेशन हो जाता है, जहां 1 करोड़ में 1000 करोड़ में उसे बनना था, वो बनते बनते 1200-1500 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो इस तमाम प्रकार की चीजों को रुके, ये तमाम प्रकार की चीजें रुके, इसलिए इसे बनाया गया है। नाउ मेंटेन अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। आपको पता है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, उसलिए बनाया गया है। क्योंकि देखिए आप समझिए इसे बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। रेलवे प्रोजेक्ट कोई 10 करोड़ 5 करोड़ की चीज नहीं होती दोस्तों, ये तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें एक वेल कह लीजिए इक्विड आपको पूरी कंपनी चाहिए, वेल मैनेजमेंट चाहिए, और कह लीजिए जो पैसे हैं उससे एक एक पाए का सही उपयोग होना चाहिए। इन सब को देखते हुए आरबीएनएल का गठन किया गया था। बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी कमिटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बता दिया मैं आपको। नाउ एक्वायर, परचेज, लाइसेंस, कंसेशन और असाइन रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अप्रूवल एमओआर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यानी भाई जो लाइसेंस है, खरीदना है, किसी को प्रोजेक्ट असाइन करना है, इन तमाम चीजों का काम आरबीएनएल को करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीजें होती हैं, आपको एक चीज दिख रहा होगा, सब आरबीएनएल कर रही है। चाहे वो प्रोजेक्ट के जो प्राइस है उसको बढ़ने से रोकना, टाइमली देखना सब काम को, जो मजदूर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका सही उपयोग करना, तो उन तमाम चीजों का काम करने का कार्य किसका है? आरबीएनएल का है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेन चीज की, इनकी बैलेंस शीट की, इनकी थोड़ी बहुत के लिए जो दुगती रग है उसकी, तो इन तमाम चीजों में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप देखिए 6,828 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। करंट प्राइस 32.8 है। ठीक है, अपने इसका लो क्या था 26 रुपए, उससे काफी तेज भाग चुका था और वहां से अब करेक्ट होकर काफी 32 रुपए के आसपास शेयर आ चुका है। स्टॉक की पीई कितना? 6.11। क्या ये बहुत कम है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जी हाँ बहुत कम है। आप इसकी इंडस्ट्री की पीई देखेंगे तो 20.4 है। वो कितनी है? आप हमेशा पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ी भी पुराने के लिए स्टॉक मार्केट में है, गवर्नमेंट कंपनीज को वो पी रेशियो नहीं मिलता जो एक प्राइवेट कंपनीज को मिलता है। ठीक है, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। अब जरा डिविडेंड यील्ड देखें, 4.82%। और पिछली बार भी दोस्तों अगर इसने जो डिविडेंड दिया है वो लिटरली में 5% आसपास का डिविडेंड दिया है। एक बार शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 14 रुपए दिया, 1 रुपए 14 पैसे दिया था, और फिर जो फाइनल डिविडेंड दिया था वो है 44 पैसे दिया था। तो इन टोटल लगभग 5% आसपास का डिविडेंड यील्ड था। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 78.2%। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई इशू नहीं है, डेट रहेगा ही। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। आप जरा फ्री कैश फ्लो देखिए, नेगेटिव में है, और यही इस कंपनी का मेरे को बहुत ज्यादा एक एलिजा प्रॉब्लम लगती है मुझे। ठीक है, प्रॉफिट क्या है पिछले 12 महीनों में? 1105 करोड़ का। ईपीएस 5.36% की। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 27.7%। ठीक है, रिटर्न ओवर 3 इयर्स ये दिया नहीं है क्योंकि 3 साल पुरानी कंपनी है नहीं दोस्तों अभी। ठीक है, ये तो चीजें हो गई। देखिए आपको एक जब एक शॉर्ट व्यू दिख रहा होगा तो लग रहा होगा कि सब अच्छा है प्लस, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? फ्री कैश फ्लो में एक प्रॉब्लम आपको लग रही होगी। ठीक है, आगे लेके चलता हूं मैं आपको। आप जरा प्रोज एंड कॉन्स को पॉज करके देख सकते हैं। कॉन्स काफी कम है, प्रोज आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, एक चीज जो हमने छोड़ दी वो है दोस्तों वो है ये 5.95% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और मैंने आपसे कहा था 6 to 7% एट मैक्स इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। और ये चीज मुझे दूसरी है जो थोड़ी खटकती है दोस्तों, बहुत ही लो मार्जिन है इनके, बहुत। और क्यों है आपको पता ही होगा क्यों है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट से डायरेक्ट करती है, इनके पास कोई ऐसा वो अधिकार तो है नहीं कि भाई ये लड़ सके, या कोई कंपनी टाइप की हमको थोड़ा सा आप कॉम्पिटेटिव बाजार में थोड़ा सा आप हमको ज्यादा मार्जिन दें। ठीक है, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें, जहां मार्च 2019 में 3,427 करोड़ की सेल्स होती थी, वो बढ़ के अभी 5,000 करोड़ के आसपास हो गई है 2 साल में, यानी अच्छा खासा जंप है दोस्तों। एक्सपेंसेस 3,250 करोड़ हुआ करते थे, वो भी जंप कर गए दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या बढ़े हैं दोस्तों? 6% में है, लेकिन ना ये बढ़े ना घटे हैं, लगभग एक ही स्ट्रेट लाइन में है दोस्तों। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कैसा है? क्या ये बढ़ा है? मार्च 2019 में 191 करोड़ था, वो बढ़ के 293 करोड़ हो गया है। ईपीएस में बढ़ोतरी है दोस्तों, यानी कि देखिए एक स्टेडी ग्रोथ दिख रही होगी आपको इसमें आपको एक कह लीजिए कंपाउंडिंग वाली फीलिंग आ रही होगी, धीरे धीरे इत्मीनान से बढ़ रही है दोस्तों ये। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं एक स्टेडी ग्रोथ के लिए 5% का डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, काफी अच्छा है। और अभी मुझे लगता है
आपको मैं आगे वो चीज़ बताऊंगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि अगर भी कह दूंगा तो आपको शायद उतना समझ में ना आए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस देखिए तो मार्च 2000 आप देख लिए, मार्च 2015 में मात्र 3000 करोड़ की सेल्स थी दोस्तों, वो मार्च 2021 यानी 6 साल में बढ़ के 5 गुना हो गई है, 15,000 करोड़ ज्यादा, बल्कि 5 गुना से भी ज्यादा हो गई है दोस्तों, आसपास 5x, यानी सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो 337 करोड़ हुआ करता 2015 में, वो लगभग 3 गुना बढ़ के 922 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, उन सब में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आपको दिख रही होगी दोस्तों। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है दोस्तों, अब कहां है? ये बैलेंस शीट में थोड़ी बहुत। क्या रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व्स हैं? मार्च 2015 में केवल 975 करोड़ हुआ करते थे, वो बढ़ के सितंबर 2021 में बढ़ के दोस्तों लगभग 4000 करोड़ रुपए हो गए हैं। 4000 करोड़, क्या इंप्रेसिव है, दिखने में इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन डेट भी उतना तरीके से बढ़ा इनका। आप जरा इनका बोरिंग देखिए, 2500 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़ हो गए दोस्तों। ठीक है, और 2 सालों में ये 4669 हुआ करते थे, माफ कीजिएगा 3000 करोड़ रुपए हुआ करते थे, वो जस्ट दुगना हो गया 2 सालों में दोस्तों डेट। ठीक है, 2 सालों में डेट दुगना हो गया है। ठीक, कैश रिजर्व दुगना हुआ है क्या? क्या कैश रिजर्व आपका दुगना हुआ है? तो आप कह सकते हैं भाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि डेट की जो प्रॉब्लम है ना, वो ये रहेगी। अब कई लोग आर्ग्यू ये करेंगे कि इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और मुझे ये आर्ग्यू कहीं तक सही लगता है दोस्तों। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी में बहुत ज्यादा डेट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ आगे चीज चेक करता हूं। फ्री कैश फ्लोज क्या है इनके पास, क्या कैश फ्लोज हैं? देखिए काफी समय तक निगेटिव रहे हैं, अब जाके काफी समय मार्च 2021 में पॉजिटिव हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आगे हैं डेबिटर डेज, क्या कम है इनके? डेबिटर डेज काफी कम हुए हैं दोस्तों इनके बाद। देखिए मार्च 2019 के बाद से थोड़े बहुत ठीक इनके डेबिटर डेज कम हुए। डेबिटर डेज यानी पेमेंट आने का सिलसिला, विच इज मुझे काफी सही लगता है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपकी मैं बात करूं, क्यों कई लोग ये इस बात में कह रहे हैं भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ा एफआईआई क्यों नहीं आ रहा है, और यही आंसर मैं दूंगा आपको आईआरएफसी के लिए भी, कि क्यों कोई बड़े इन्वेस्टर बड़ा एफआईआई क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि उसका सीधा रीजन बस एक है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास अभी भी 75% से ज्यादा की होल्डिंग है। जब तक ये सेल नहीं होगी तब तक कोई बड़ा निवेशक आपको इसमें नहीं दिखेगा। जब ये हो जाएगा काम, वो इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर में आप देखेंगे एक स्टेडी जंप आपको, कि एक बड़े निवेशक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी, आपको मैंने दिखा दिया भाई बैलेंस शीट, बोरोइंग, थोड़ी बहुत इश्यूज क्या हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे कि भाई क्या क्या इसमें निवेश करना है। देखिए जिन प्राइसेस में अभी चल रहा है, और मैं आपको बता दूं जो अभी मेरे ख्याल से 14 मार्च को अभी जो मीटिंग होने वाली है, वहां कंपनी फिर से एक डिविडेंड फाइनलाइज करने वाली है। ठीक है, तो वो निवेशक जो एक स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, मैं फिर कहूंगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एक बहुत ही ज्यादा पेशेंस की स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, 23 रुपए के आसपास इसका 52 वीक लो है, अभी 32 रुपए के आसपास काम कर रही है, यानी कि 20-25% की अगर गिरावट होगी तभी 52 वीक लो के आसपास जाएगी। देखिए 5% का आपको डिविडेंड मिलेगा, साल का 12-15% आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा अभी, क्योंकि देखिए अब बाजार में लिक्विडिटी नहीं है, तो जिस प्रकार का रिटर्न इसने पिछले 2-3 सालों में दिया है, मुझे लग नहीं रहा है अब आने वाले समय में देगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी कंपनी है, क्लीन मैनेजमेंट है, विजिबल रेवेन्यू है। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक, जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कोई भी न्यूज़ प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड जो इसे इफेक्ट करती अगर आएगी, बहुत ज़्यादा गिरावट होगी दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेन देखने मिलेगा इसके स्टॉक प्राइस में। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को झेल सकते हैं या इसको देख करके साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रह सकते हैं और इस रिस्क को उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज़ करोड़पति वाले ऑब्सेशन में प्लीज़ मत जाइए। अगर आप करोड़पति बनूंगा सोचेंगे तो शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ एक डिसिप्लिन आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखेंगे, ज़रूर से ज़रूर आप कह लीजिए अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर एक अच्छा रिटर्न कमा के एक काफ़ी अच्छा अमाउंट आप बना सकते हैं। पूरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।